हेलो एवरीवन। नमस्कार साथियों, सॉल्यूशन गुरु ट्रिकी लॉ चैनल में मैं एडवोकेट प्रतिज्ञा सिसोदिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, मोस्ट वेलकम करती हूँ। आज हम आईपीसी स्टार्ट कर रहे हैं। आईपीसी का चैप्टर 1 आज हम कंप्लीट कर लेंगे। इसमें बेसिक चीज़ें जो हैं आईपीसी की, जैसे जो क्रिमिनल लॉ के प्रिंसिपल्स हैं, अपराध के एलिमेंट्स क्या क्या है, स्टेजेस क्या क्या होती है, तो और चैप्टर 1 की सेक्शन 1 से 5 तक हम सारे आज के इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इसमें जो आईपीसी है, इसमें 511 सेक्शन है टोटल और 23 चैप्टर दिए हुए हैं और इसका नाम 1860 है। इंडियन पेनल कोड 1860 है और ये जो अप्लाई हुआ है 1 जनवरी 1862 से अप्लाई हुआ है। इसके अध्यक्ष जो है एंडरसन, मैकलेन और एंडरसन और एक और है मेकाले, लॉर्ड मेकाले, खास तो वही है, मतलब लॉर्ड टीवी मेकाले, एंडरसन और मैकलेन, तो ये तीनों इसके अध्यक्ष हैं। और ये जो मतलब स्टेजेस क्या होती है अपराध की, उसके बारे में देख लेते हैं पहले तो, कि ये ऑफेंस की स्टेजेस क्या हैं। तो अपराध की 4 स्टेजेस होती है। एक तो अपराध की जो मतलब एक तो मनस्थिति होती है, मेंसरिया होना जरूरी है। उसके बाद मेंसरिया आया, दिमाग में सोच लिया व्यक्ति ने कि ये काम मुझे करना है, ये हाँ। तो ऑफेंस की जो स्टेजेस है वो 4 स्टेजेस होती है। एक तो होता है मेंसरिया। तो मेंसरिया जब दिमाग में आ गया इंसान के कि भाई मैंने कोई बात सोच ली अपने दिमाग में कि भाई ये कार्य मुझे करना है ना, मतलब किसी से बदला लेना है मुझे। मान लो सपोज मेरी किसी से झगड़ा हो गया और मैंने सोच लिया कि अब मुझे इस इंसान से बदला लेना है, तो मैं प्लानिंग बनाऊंगी घर पे। मैंने प्लानिंग बनाई, सब किया, तो मतलब बदले की जो भावना आई वो मेंसरिया है। मतलब ये इंटरनल पार्ट होता है ऑफेंस का, और एक्सटर्नल पार्ट जो है एक्ट करके, तो सेकंड आता है एक्टस रियास। मेंसरिया ये प्रिपरेशन, तैयारी। तो अब अपराध करना है, मान लो मेरी किसी से झगड़ा हो गया और मुझे उससे बदला लेना है, और मैंने अपनी सारी तैयारी कर ली, मैंने एक पिस्तौल रख लिया अपने पास और मुझे जाना है सारा, उसको मतलब प्लानिंग बना ली ना। या तो 2 व्यक्ति बना सकते, क्योंकि अकेला व्यक्ति तो वो मतलब जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अकेला व्यक्ति तो नहीं कर सकता। अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाला कॉन्सेप्ट है, वो क्रिमिनल करना है मतलब, तो 2 व्यक्ति अगर मिल गए हैं तो हम दोनों ने मिल करके सोचा कि चल मैं दोस्तों को भी ले चल रहा हूँ, और मैंने कहा कि चलो मैं अपनी फ्रेंड को भी ले चलती हूँ, और हम पिस्तौल ले लिया, उसको भी कह दिया कि तुमको ये काम करना है, उसको समझा दिया सारी प्लानिंग, और प्लानिंग बना करके हम लोग उसको गए। तो ये मतलब ये तैयारी हो गई है ना। तो ये तैयारी हो गई, सिर्फ हमने तैयारी कर ली, पिस्तौल वगैरह रख ली, इसको प्लानिंग समझा दिया, ये हमने प्रिपरेशन करके रख लिया। तो प्रिपरेशन जो है हर स्थिति में पनिशेबल नहीं होती है। विशेष ऑफेंसेस होते हैं जहाँ पर प्रिपरेशन पनिशेबल होती है, जैसे भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना वाला 121, और आईपीसी के 121 सेक्शन 124A है राजद्रोह वाला, और भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना है और उसकी तैयारी करना 122 में तैयारी वाली है, तो इसकी प्रिपरेशन करना भी पनिशेबल है। और 399 जो डकैती की जो प्रिपरेशन है वो भी पनिशेबल है। तो यहाँ पर प्रिपरेशन पनिशेबल होती है, स्पेशल ऑफेंसेस होते हैं वहाँ पर। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है अटेम्प्ट, मतलब जहाँ अपराध पूर्ण नहीं होता है, अपराध करने के लिए गए, प्लानिंग सब कुछ हो गया, अब वहाँ पर वो व्यक्ति ही मौजूद नहीं है और अपराध की निकटता का सिद्धांत। तो यहाँ पर मतलब जो जिसको मारने के लिए गए हैं, जिससे बदला लेना है हमें, वो व्यक्ति ही, वो पर्सन ही वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, वस्तु ही वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो हम बदला किससे लेंगे? तो मतलब अधूरा हो गया ना अपराध। तो मान लो सपोज करो वहाँ पर हम किसी के मानकर चले गए, वो उस रूम में सोया होगा, उसके घर पर उसके रूम में सोया होगा, और हम चले गए उस पिस्तौल वगैरह लेकर के और फायरिंग कर दी, और हमें पता ही नहीं कि वहाँ पर वो व्यक्ति मतलब सोया हुआ है। या फिर जैसे चोरी का ऑफेंस होता है ना,
तो वो प्रयास में आता है ना, 511 में प्रयास दिया हुआ है। तो जो प्रयास है वो अपूर्ण अपराध माना जाता है, क्योंकि जैसे आत्महत्या वाला ले लो तो 309 में आ जाएगा वो, आत्महत्या का प्रयास करने के लिए। और उसके बाद ये जो चोरी वाला ऑफेंस जो होते हैं, जैसे उस किसी की जेब में, जैसे वो एक इलिस्ट्रेशन है कि उसने उसके जेब में हाथ करा के चोरी लेने के उद्देश्य से, बेईमानी का आशय था उसका, और कि उसकी जेब में से पैसे निकाल ले, फोन निकाल ले, मोबाइल निकाल ले, और उसने हाथ उसके जेब में डाला और उसमें से उसको कुछ नहीं मिला, तो ये कौन सा अपराध हो गया? तो ये तो प्रयत्न हो गया, क्योंकि ये अपराध पूर्ण ही नहीं हुआ, क्योंकि कुछ मिला ही नहीं, तो फिर ये प्रयत्न में आ जाएगा, 511 में पनिष्ड होगा। और तो ये तो स्टेजेस हो गई अपराध की, एलिमेंट्स हो गए कि क्या क्या एलिमेंट्स है। तो 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक्टस रियास मेंस रिया होता है, और पर्सन, हाँ पर्सन भी सबसे पहले तो पर्सन होना जरूरी है। तो पर्सन भी 2 तरह के होते हैं, एक तो आर्टिफिशियल पर्सन होता है और एक नेचुरल पर्सन होता है, तो इनके अगेंस्ट ऑफेंस होता है। तो पनिश तो पर्सन को ही किया जाता है ना, पनिश पर्सन को किया जाता है, और ऑफेंस भी नेचुरल पर्सन ही करता है। और जो पर्सन की डेफिनेशन है सेक्शन 11 में दी गई है। अब हम आईपीसी का देखते हैं। आईपीसी का जो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन बताता है अपना, है ना, जैसे हर एक्ट में अपना कुछ ना कुछ दिया हुआ था, प्रिलिमिनरी दिया हुआ था फर्स्ट चैप्टर में, तो यहाँ पर प्रिलिमिनरी ना होते हुए इंट्रोडक्शन के नाम से है, ये इसका प्रस्तावना के नाम से है। तो ये एक्ट अपने प्रस्तावना मतलब अपना परिचय दे रहा है, अपने उद्देश्य का बता रहा है कि मैं क्यों लाया गया हूँ, मेरा इस आने का क्या उद्देश्य था, तो ये बताता है आईपीसी। तो पहले इस हमारे जो इंडियन पेनल कोड के पहले जो मतलब ब्रिटिश यानी कि इंग्लिश कानून लागू होता था, और उसमें मतलब इंग्लिश केस लॉ थे, उनके अकॉर्डिंग फैसला सुनाया जाता था और पनिशमेंट दिया जाता था। तो उसके बाद ये 1860 का जो आईपीसी हमारा बना, इंडियन पेनल कोड, ये इसमें मतलब जो जजमेंट आए थे, उसके बाद ये इंडियन जजमेंट आए थे, उससे ये जो रूलिंग ली गई है, तो ये 1860 हमारे भारत में एप्लीकेबल होता है आईपीसी। तो इसका फर्स्ट सेक्शन जो है टाइटल एंड एक्सटेंट की बात करता है कि इसका एक्सटेंट कहाँ तक होगा। तो पहले तो ये मतलब जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके संपूर्ण भारत पर लागू होता था, लेकिन अब तो जब 370 हटा दी गई है तो 2019 से सभी जगह लागू होता है। और सेकेंड इसका सेक्शन है इंटरनल टेरिटरी की बात करता है, इंट्रा टेरिटरी की बात करता है, मतलब भारत के भीतर किए गए अपराध विद इन इंडिया, है ना, विद इन इंडिया, ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया जो है उसका सेक्शन 2 में दिया गया है। अपराध मतलब जो इंट्रा टेरिटरी की बात है, मतलब भारत के भीतर क्षेत्राधिकार, जो भारतीय क्षेत्राधिकार की बात है, भारत के भीतर के क्षेत्राधिकार की बात है, वो सेक्शन 2 बताता है कि इसमें उसके बाद सेक्शन 3 आता है, भारत से बाहर किए गए ऑफेंस ट्राइबल ऑफ इंडियन लॉ। तो जो भारत से बाहर किए गए ऑफेंस है उनके बारे में सेक्शन 3 बताता है। सेक्शन 4 बताता है एक्सटेंशन ऑफ कोड ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटरी की बात करता है। तो 2 में तो इंट्रा की बात है और 4 में एक्स्ट्रा की बात है, ठीक है, एक्स्ट्रा टेरिटरी की बात है। और इसमें सेक्शन 5 नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, इस एक्ट का प्रभाव नहीं होगा। कहाँ पर एक्सेप्शन 5 में दिए गए, कहाँ पर इसका प्रभाव नहीं होगा, किस विधियों पर नहीं होगा, उसके बारे में सेक्शन 5 में दिया गया है। तो हम सेक्शन 2 को देख लेते हैं, इसका क्या कहता है। डायरेक्ट निकाल लीजिए और अंडरलाइन भी कर लीजिए इसमें आपको क्या क्या करना है। तो हाँ, तो सेक्शन 2 कहता है कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। तो एवरी पर्सन को अंडरलाइन कर लीजिए, एवरी पर्सन शेल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस देयरऑफ व्हिच ही शेल बी गिल्टी विद इन इंडिया। तो ही शेल बी विद इन इंडिया को भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, ही शेल बी गिल्टी
विद इन इंडिया को भी अंडरलाइन कर लीजिए। हर व्यक्ति संहिता के बंदों की प्रतिकूल हर कार्य या लोभ के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा ऐसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं होगा। मतलब कोई व्यक्ति जो ऑफेंस करता है भारत के भीतर दंडनीय है और भारत में गिल्टी है, मतलब वो भारत की विधि में जिसे गिल्टी माना गया है और वो ऑफेंस करता है कोई भी कार्य करके या लोभ करके, कोई ऐसा ऑफेंस करता है मतलब जो कार्य करने के लिए वो आबद्ध है और वो कार्य नहीं करता है, जिसकी ड्यूटी उसको करना है कि कार्य उसको करने की जिम्मेदारी दी गई है वो नहीं करता है, मतलब लोभ करता है, ओमिशन करता है। तो हर कार्य या लोभ करके कोई ऑफेंस करता है तो उसका जो ट्रायल चलाया जाएगा वो इंडियन पेनल कोड की सेक्शन लगाई जाएगी उस पर, और ट्रायल इंडिया के भीतर ही होगा, ये वाली सेक्शन 2 बताता है। उसके बाद सेक्शन 3 क्या बताता है? सेक्शन 3 कहता है भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। तो पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार, जो कोई व्यक्ति इसको एनी पर्सन लाइबल, तो जो कोई व्यक्ति, हर इसको अंडरलाइन कर लीजिए, भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो। तो भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो और भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे संहिता के बंदों के अनुसार ऐसा बढ़ता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था। मतलब जैसे हम ले लो, मान लो चाइल्ड मैरिज एक्ट है, तो चाइल्ड मैरिज एक्ट में चाइल्ड मैरिज जो होती है भारत में पनिशेबल है, तो चाइल्ड मैरिज नहीं हो सकती है, नहीं कर सकती, उसको पनिशमेंट दिया जाएगा भारत की विधि के अनुसार। तो मान लो जो इंडियन पर्सन है, इंडियन सिटीजन है, वो क्या करता है, भारत विदेश में चला जाता है, वहाँ पर विदेश में क्या है, ऐसा लॉ नहीं है कि जो चाइल्ड मैरिज को पनिश करता है, तो वहाँ पर चाइल्ड मैरिज हो सकती है और वो वहाँ पर जाके चाइल्ड मैरिज कर लेता है। तो फिर उसका जो विचारण है, उसको जो पनिश किया जाएगा वो भारतीय विधि के अनुसार, ये आईपीसी उसके साथ जाएगी, मतलब वो जहाँ भी जाएगा तो वो इंडियन सिटीजन है, भारत का नागरिक है, तो इसलिए आईपीसी उस पर लागू होगी, चाहे वो विदेश में कहीं भी जाओ और कुछ भी ऑफेंस करो, तो वहाँ पर भले ही वो पनिशेबल नहीं होता होगा, वो अपराधी नहीं माना जाता होगा जो वो कार्य जो करता है, लेकिन वो इंडियन लॉ में अगर पनिशेबल है, ऑफेंस माना जाता है, तो फिर उसको पनिश्ड किया जाएगा आईपीसी के अकॉर्डिंग ही। उसके बाद सेक्शन 4 आता है, तो सेक्शन 4 में राज्य क्षेत्राधीन अपराधों पर संहिता का विस्तार की बात करता है। तो इसमें एक्सटेंशन ऑफ कोड ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटरियल ऑफेंसेस की बात करता है। तो फर्स्ट इसका कहता है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया को अंडरलाइन कर लीजिए। तो इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, तो भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक के द्वारा, तो इंडियन सिटीजन है, भारत से बाहर कोई अपराध करता है, भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक के द्वारा ऑफेंस ही किया जाता है, तो इसमें सेक्शन 188 सीआरपीसी का भी एप्लीकेबल होता है, जो सीआरपीसी का चैप्टर 13 है, जिसमें जुरिस्डिक्शन की बात है। जुरिस्डिक्शन 177 से 189 तक दिया हुआ है, तो 177 और 178 तो ये बताता है कि विचारण कहाँ किया जाएगा। तो उसका 178 कहता है, 177 में तो कि ऑफेंस का विचारण कहाँ पर किया जाएगा। तो उसका नेक्स्ट सेक्शन बताता है, एक्सप्लेन करता है उसको कि भाई जहाँ पर अपराध किया गया है, जहाँ पर परिणाम निकला, जहाँ पर ऑफेंस हुआ है, जहाँ पर रिजल्ट निकला, वहाँ पर ट्रायल चलाई जाएगी, वहाँ पर उसका जुरिस्डिक्शन होगा। ये 178 बताता है उसके, और 188 ये बताता है भारत से बाहर किए गए अपराधों का विचारण करने की बात करता है, तो उसका जुरिस्डिक्शन किस कोर्ट को होगा। तो हमको भी 188 याद रखना है सीआरपीसी का। हाँ, और सेकेंड नंबर आता है भारत में रजिस्ट्री, यहाँ तो सिटीजन की बात होगी, फर्स्ट क्लॉज इसका कहता है ना। 4 का सब सेक्शन 1 कहता है कि ये तो हो गया सिटीजन की बात। सब सेक्शन 2 कहता है जो रजिस्टर्ड पोत विमान है, जो मतलब एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेर एवर इन मे बी, तो भारत में रजिस्टर्ड किसी पोत विमान में, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू होगा। अब भारत में रजिस्टर्ड है तो कोई पोत विमान जो भी है, मतलब तो वो भारत से बाहर का कोई भी व्यक्ति है, वहाँ वो अगर ऑफेंस करता है उन पर जाकर के, तो उसका भी पनिशमेंट आईपीसी के अकॉर्डिंग उसको पनिश किया जाएगा, आईपीसी की सेक्शन उस पर एप्लीकेबल होगी।
और भारत में उसका विचारण किया जाएगा। उसके बाद सब सेक्शन 4 मतलब ये थर्ड आता है, कोई व्यक्ति किसी स्थान में भारत से बाहर और परे कोई अपराध भारत में स्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते हुए कार्य करता है। अब कोई व्यक्ति भारत का भले ना हो वो, है ना, तो कोई व्यक्ति किसी स्थान से भारत से बाहर और परे कोई अपराध भारत में स्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते हुए कार्य करता है। भले विदेशी व्यक्ति है, कोई विदेशी शत्रु है, मतलब ऐसा पर्सन है, या तो वो इंडियन भी हो सकता है, भारतीय भी हो सकता है, लेकिन भारत में स्थित कंप्यूटर साधन जैसे ऑफिस में रखा हुआ कंप्यूटर साधन है, जैसे मैं यूज़ करती हूँ कोई कंप्यूटर साधन है, उसको लक्ष्य बनाते हुए कोई ऑफेंस कर रहा है, उसको टारगेट बनाया हुआ है उसने, तो वो भी उसको भी वही पनिशमेंट मिलेगा और उसका ट्रायल हमारे इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग चलेगा और इंडिया में चलेगा। ठीक है, उसके बाद सब सेक्शन इसका 3 हो गया और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 4 में 3 क्लॉज दिए गए हैं, ये याद रखिएगा। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में आपको सिटीजन की बात कर रहा है, सेकंड में रजिस्ट्रेटेड पोस्ट की बात कर रहा है, थर्ड कंप्यूटर साधन की बात करता है। तो ये क्लॉज जरूर याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं। इस एक्सप्लेनेशन की बात है तो एक्सप्लेनेशन शब्द अपराध ऑफेंस की परिभाषा कहाँ गई, ये क्वेश्चन बनता है कि ऑफेंस की डेफिनेशन कहाँ दी गई है। तो CRPC में दी गई है, IPC में दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, या उपरोक्त में से किसी में नहीं दी गई है, या ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ अबोव। तो क्या इसका आंसर लगाएंगे आप, तो इसका आंसर होगा CRPC सेक्शन 2N या ढ नंबर जो कहते हैं उसमें इसका दिया हुआ है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सीधे सबसे पहले। और पसंद आ रहा है तो आप लाइक जरूर करिएगा, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है ताकि मैं और भी आगे भी इस तरह के वीडियो लेकर के आती रहूं। और इसमें मैं बता रही हूँ कि जैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अपराध की डेफिनेशन कहाँ पर दी गई है, अपराध डिफाइन है, कहाँ पर डिफाइंड है, तो CRPC, IPC, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर ऑल ऑफ अबोव, और मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर ऑल ऑफ अबोव। तो क्या लगाएंगे आप इसमें, आप लगाएंगे CRPC लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, CRPC का जो सेक्शन 2 है वो रीड करिएगा, सेक्शन 2N जिसे हम ढ नंबर भी कहते हैं, ढक्कन का। और IPC में ऑफेंस दिया हुआ है सेक्शन 14 में, लेकिन डिफाइन नहीं किया हुआ, डिफाइन CRPC में किया है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद सेक्शन 5 आता है। 5 क्या कहता है, 5 ये कहता है कि जो विधियां ऐसी है, कुछ विधियों को छोड़ दिया जाएगा, एक्सेप्शन की बात करता है, उन पर इस संहिता का प्रभाव नहीं होगा, इसके बारे में 5 कहता है। तो कौन कौन से लोग हैं वो, मतलब देख तो राष्ट्रपति जी हो गए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट हो गए, राज्यपाल हो गए, है ना, गवर्नर हो गए, और सैनिक जो है, सेना विधि है ना, सेना विधि है, जितनी भी सेना विधि है, स्पेशल लॉ है, ये जो गवर्नर वगैरह है, ये तो 361 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है ना, स्पेशल प्रिविलेज इनको मिला हुआ है, और सेना विधि हो गई है। इसके बाद आपका आता है स्पेशल लॉ, तो स्पेशल लॉ के बारे में 41 सेक्शन बताता है, और लोकल लॉ के बारे में 42 सेक्शन बताता है, और मतलब जिसमें पीएम को एक छूट नहीं दी गई, इनका ट्रायल चलेगा, ठीक है।
लेकिन इन पर नहीं चलेगा ऐसा कोई आईपीसी का ट्रायल, ये संहिता लागू नहीं होगी इन पर, ये वाली बात कहती है। स्पेशल लॉ में जो बनाया गया है वो स्पेशल लॉ में ही जो बताई गई है प्रोसीडिंग, जो पनिशमेंट के लिए जो प्रोसीडिंग बताई गई है, जो कानून बनाया गया है उसी के अकॉर्डिंग पनिशमेंट दिया जाएगा, स्पेशल लॉ के अकॉर्डिंग ही। जैसे कि स्पेशल मैरिज एक्ट हो गया, हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ हो गया, SC/ST एक्ट वगैरह हो गया, तो इनका जो ट्रायल है स्पेशल लॉ में ही चलेगा। जैसे पॉक्सो हो गया, और भी जैसे वो हो गया किशोरों वाला, तो ये सब स्पेशल कोर्ट में चलता है। इसमें लोकल लॉ की बात है, तो लोकल लॉ जो यहाँ पे जो स्थानीय विधि होती है उन पर भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। वहाँ की जो भी स्टेट है अपने यहाँ की जो भी लोकल लॉ होती है उन पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया कि क्या क्या होता है। और इसमें क्या क्या केस लॉ है, कॉन्सेप्ट, मतलब केस लॉ कहाँ कहाँ से आया, क्या क्या कॉन्सेप्ट था, मतलब केस लॉ इसमें जो प्रयत्न वाला है अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ MP का है शायद, देखती हूँ। हाँ, अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है, सुप्रीम कोर्ट का है 1961 का। इसमें 420 और 511 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे दंडित किया था, अटेम्प्ट का मामला है। और सेकंड है मलकीत सिंह वर्सेस पंजाब राज्य, और है इसमें अभयानंद मिश्रा वर्सेस बिहार राज्य का है, ये स्टेट ऑफ बिहार 1961 का है, ये सुप्रीम कोर्ट का है। और उसके बाद इसमें मतलब क्या हुआ था, इसमें 420 और 511 का इसमें पनिशमेंट किया गया था इसको। अटेम्प्ट का मामला है ये। और अटेम्प्ट का एक और मामला है मलकीत सिंह वर्सेस पंजाब राज्य, मलकीत सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का मामला है, ये भी अटेम्प्ट का मामला है। और भी बहुत सारे केस लॉ है जिसको मैं आपको लिखवा दूंगी, मतलब मैं PDF बना करके शेयर कर दूंगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। और हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑनलाइन क्लासेस है, मतलब उसकी फीस बहुत कम है। आप हमसे व्हाट्सअप करके क्वेरी ले सकते हैं, क्या फीस है, टाइमिंग क्या है, वगैरह वगैरह आप कर सकते हैं। हम मतलब सब ऑल स्टेट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं हमारी ऑनलाइन क्लासेस पर, और यूट्यूब चैनल पर भी हम सब चीज़ें आपको ये अवेलेबल करवाते हैं, नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ। और जो भी PDF वगैरह सब कुछ हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करते हैं। तो इसके जो केस लॉ है अटेम्प्ट वाले, स्टेजेस क्या है उसके, जो कहाँ से भी मतलब ये इंग्लिश लॉ से जो IPC का कॉन्सेप्ट आया, इन सभी के ऊपर हम आपको मतलब जो भी केस लॉ है जितने भी, वो सारे आपको PDF बना करके शेयर कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे इस वीडियो के नीचे। और उसके बाद जो है आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन